हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जो आपका बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट रहता है को करिकुलर का। ठीक है, इसी का जो एक टाइटल है आपका, यानी कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, इसी क्वेश्चन पेपर को आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का यह क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। ठीक है, इस वीडियो से पहले यानी कि इस क्वेश्चन पेपर से पहले मैंने इसी पेपर का दो क्वेश्चन पेपर मैंने आपके सॉल्व करवा दिए हैं। एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का था, एक आपका छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी का। ठीक है, और इसी क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने वीडियो भी बनाया था इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का। तो 3 वीडियोस मेरे चैनल पे आप कह सकते हैं अपलोड है इस पेपर को लेके, और एक ये वाला हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर में टॉप के 100 MCQ आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। रीजनिंग के लगभग सारे क्वेश्चंस आपके इसी क्वेश्चन पेपर में मतलब आपको मिल जाएंगे, और वो 3 वीडियो हैं उनमें आपको कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी कि तीनों चारों वीडियो मिला के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं 3 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जो सभी लोग हैं अपना आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखो, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक घन को सभी चेहरों पर नीले रंग से रंगा जाता है और उसे समान आकार में 125 घनों में काटा जाता है। कितने घन किसी भी चेहरे पर नहीं पेंट किए गए हैं? ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक क्यूब है, उसको चारों तरफ से हमने, यानी कि 6 साइड होते हैं, 6 तरफ से हमने नीले रंग से रंग दिया है और उसके 125 बराबर के क्यूब बना दिए हैं। तो कितने क्यूब ऐसे होंगे, मतलब कि कितने चेहरे ऐसे होंगे क्यूब के जो बिना, जिनके जो है कलर नहीं हुआ होगा, जिसका फेस कलर नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको पता है एक जो क्यूब होता है उसमें फेस कितने होते हैं? एक क्यूब के 6 फेस होते हैं। ठीक है, कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। और जो एज होते हैं आपके 12 होते हैं। एज क्या, जैसे कि मान लेते हैं आपका एक क्यूब है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कितने होते हैं आपके? 12 एज होते हैं आपके। ठीक है, और इतना ही आपको इस क्वेश्चन पेपर में चाहिए। ठीक है, बस इतना ही आपको चाहिए। तो 12 एज होते हैं, 6 फेस होते हैं एक क्यूब में। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे एक इमेज नज़र आ रही होगी, मैंने क्यूब बनाया तो मैंने स्क्रीन पे आपको लगा दिया है। इसमें आपको देखो नज़र आ रहा होगा 3, जहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहा है ना जिस क्यूब में, मतलब कि वो 3 ये नंबर दर्शा रहा है कि ये वाला जो क्यूब है ना 3 तरफ से कलर्ड है, यानी कि 3 साइड से कलर है। तो आपको कोने वाले जो नंबर है ना 3 से नज़र आ रहे होंगे, तो वो 3, जिसकी 3 सरफेस है वो 3 तरफ से कलर हो रखा है। तो ऐसे हमारे पास कितने क्यूब हैं जो 3 तरफ से कलर हैं? तो आंसर कर देंगे 8 क्यूब है, आप गिन सकते हैं। ठीक है, कितने क्यूब हो जाएंगे ऐसे जो 3 तरफ से कलर्ड हैं? 8 क्यूब हो जाएंगे। अब आपको एक नज़र आ रहा होगा नंबर 2, तो जो 2 नंबर है ना आपका एज पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कहाँ पे नज़र आ रहा होगा? एज पे, जो आपका होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहा है। तो 1 2 3, एक एज पे कितने नंबर नज़र आ रहे हैं? 2 2 के कितने नंबर है? 3 नंबर है। कितने नंबर हैं? 2 2 के 3 नंबर हैं। और एज कितनी होती है आपकी? 12 होती है। कितनी होती है? 12। अभी अगर 3 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 36 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 36 आएगा। तो 36 आपके ऐसे क्यूब हो जाएंगे जो 2 तरफ से कलर्ड है। ठीक है, जो दो नंबर लिख रहा है आपका, वो वही तो दर्शा रहा है ना, जो 2 तरफ से आपके कलर हैं क्यूब। तो 36 ऐसे क्यूब हो जाएंगे जो 2 तरफ से कलर हैं। ठीक है, और 8 ऐसे क्यूब हो जाएंगे जो आपके 3 तरफ से कलर हैं। और अभी आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा क्यूब में। ठीक है, एक के कितने क्यूब आप सामने से गिन सकते हैं? 9 क्यूब आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी 9 क्यूब आपको नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। अगर 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने ऐसे क्यूब हो जाएंगे जो एक साइड से कलर्ड हैं? आंसर कर देंगे 9 छिक्के 54। ठीक है, 54 ऐसे क्यूब हैं जो एक तरफ से कलर्ड हैं। अभी इन सभी को हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। ठीक है, आपके पहले कितना आया था? 54 आया था, 36 आया था और 8 आया था। ठीक है, इन सबको प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा यहाँ पे? 18 का 8 कैरी बचेगा 1, 5 और 3 8 और 1 9, 98। कितना आ जाएगा? 98। अभी 98 हमारे पास ऐसे क्यूब आ चुके हैं जो कलर्ड हैं। अभी हमारे पास कितने क्यूब हैं? 125 हमने पार्ट कर रखे हैं। तो 125 में से 98 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 27। ठीक है, कितना बचेगा? 27। तो 27 आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है? आ रहा तो है। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक को याद करना, फिर से इस वीडियो को देख लेना, इस थोड़ा सा पीछे करके इस क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे से। नहीं आए समझ में कमेंट करना, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। सही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाली इमारतों में स्थित हैं। यदि किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिल है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए। देखो इसके सारे कथन आप पढ़ लेना, लेकिन अगर मैं ये कहूँ सभी मंजिलों तक लिफ्ट द्वारा पहुँचा जा सकता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुछ पुरुष निश्चित रूप से बुद्धिमान हैं, अन्य निश्चित रूप से बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन मध्यवर्ती पुरुषों में हमें कहना चाहिए बुद्धिमान। हाँ मुझे लगता है इसलिए, या नहीं मुझे उसे बुद्धिमान कहने के लिए इच्छुक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक के इरादे को अच्छी तरह दर्शाता है। देखो इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है तो ये मतलब बुद्धि दर्शा रहा है कि कौन बुद्धिमान है कौन नहीं है। तो आप किसी की बुद्धि कैसे जज करोगे कि कोई बुद्धिमान है या नहीं है, कोई इंटेलिजेंट है या नहीं, कैसे पता करोगे। किसी को बुद्धिमान कहना या ना कहना किसी की बुद्धि पर निर्भर करता है। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये कथन आपसे कह रहा है, पृथ्वी 700 निवासियों पर एक डॉक्टर है। ठीक है, पृथ्वी 700 निवासियों पर एक डॉक्टर है, 16 वार्ड हैं जिनमें प्रत्येक वार्ड में वार्डों की संख्या के बराबर डॉक्टर हैं। 16 वार्ड हैं और 16 वार्ड में प्रत्येक वार्ड के बराबर डॉक्टर हैं। तो एक वार्ड की संख्या कितनी है, 16 है। तो प्रत्येक वार्ड के संख्या के बराबर डॉक्टर यानी कि 16 हैं। एक वार्ड में जो है आपके 16 डॉक्टर हैं। कितने हो जाएंगे आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस शहर में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हम पता कर सकते हैं। हाँ भाई पता तो कर सकते हैं। केवल एक पर्याप्त है जबकि केवल 2 पर्याप्त नहीं। देखो एक भी पर्याप्त है, 2 भी पर्याप्त है। तो इसका राइट आंसर हम लगा देंगे या तो 1 या तो 2 पर्याप्त हैं। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साहिल ने अगले ही दिन अपना जन्मदिन मनाया जिस दिन अरुण ने अपना जन्मदिन मनाया। दूसरा कथन है, साहिल की बहन का जन्म सप्ताह के तीसरे दिन और साहिल के जन्म के 2 दिन बाद हुआ था। तो ये कह रहा है साहिल का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन था, ये बताने के लिए आपको कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, किसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि साहिल का जो जन्मदिन है कब हुआ था। तो हम पता कर सकते हैं केवल 2 के द्वारा। कैसे पता कर सकते हैं, जो साहिल की बहन का जन्मदिन सप्ताह के तीसरे दिन होता है। तीसरा दिन कौन सा होता है आपका, ट्यूसडे को होता है। ठीक है, जैसे संडे, मंडे। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। जो आपका ट्यूसडे है सप्ताह का तीसरा दिन होता है। तो आप इसके द्वारा जो है पता कर सकते हैं। साहिल के जन्मदिन के 2 दिन बाद हुआ था। ठीक है, साहिल का जन्मदिन हुआ था उसके 2 दिन बाद हुआ था। किसका, साहिल की बहन का जन्म। तो ट्यूसडे को हुआ था, 2 दिन बाद का आप लगा सकते हैं कि कब साहिल का जन्मदिन हुआ होगा। तो सेकंड जो है आपका पर्याप्त है, जबकि साहिल के जन्मदिन, देखिए साहिल ने अगले ही दिन अपना जन्मदिन मनाया जिस दिन अरुण ने अपना जन्मदिन मनाया। तो यहाँ पे हमें ये नहीं बता रहा है कि जो साहिल का दोस्त है अरुण, उसने अपना जन्मदिन कब मनाया था, ये नहीं बता रहा है। लेकिन सेकंड में आपको बता रहा है कि तीसरे दिन, सप्ताह के तीसरे दिन में है। तो हम पता कर सकते हैं कि साहिल का जन्मदिन कब मनाया गया था। तो केवल 2 पर्याप्त इसका यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, केवल 2 पर्याप्त है जबकि केवल 1 नहीं है। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर कर देना और पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना। जो मैंने 2 से 3 वीडियो अपलोड करे ना उनको ज़रूर देख लेना। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने क्या सिलेक्ट किए, इसलिए मैंने आपके लिए सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में भी वहीं से क्वेश्चन आपको फंसे हैं सारे, मतलब ये ट्रिक आपको फंसी है वहाँ से सारे। ठीक है, सेम टू सेम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस मिल चुके हैं, लेकिन रीजनिंग के ट्रिक आपको काफ़ी वहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तस्वीर में आदमी तानिया के दादा का इकलौता बेटा है। तानिया के दादा का इकलौता बेटा, तानिया दादा किससे कहेगी, अपने पापा के पापा से कहेगी ना। और तानिया के दादा का बेटा है यानी कि तानिया के पापा का ही तो फोटो है वो, तो हमें ये पता चल गया। सही है, नेक्स्ट। और दूसरा कथन आपसे करा, तस्वीर में व्यक्ति का कोई भाई या बहन नहीं है और उसके पिता तानिया के दादा हैं। उसके जो पिता हैं, जो फोटो में बंदा, उसके पिता कौन है, तानिया के दादा हैं। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, ये बताने के लिए जो फोटो में व्यक्ति है वो तानिया का पिता है। तो यहाँ पे कह रहा है केवल 1 पर्याप्त है जबकि केवल 2 नहीं। देखो तानिया तस्वीर में दिखाई देने वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ये कौन बता सकता है। केवल 1 पर्याप्त है जबकि केवल 2 पर्याप्त नहीं है, गलत हो जाएगा। केवल 2 पर्याप्त है जबकि केवल फर्स्ट पर्याप्त नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों ही सही है। हम ये नहीं कह सकते ना कि दूसरा गलत है या पहला गलत है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, या तो 1 या तो 2, दोनों पर्याप्त है। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शोभा गुप्ता ने साक्षात्कार में
50% अंक और समूह चर्चा यानी कि इंटरव्यू में 40% अंक प्राप्त किए हैं, वह पिछले 8 वर्षों से काम कर रही है, जिसमें 4 साल एक बैंक में प्रबंधक क्रेडिट के रूप में 80% अंकों के साथ बीए की डिग्री पूरा करने के बाद उनका जन्म 12 दिसंबर 1978 को हुआ था। इसमें से हमें ऑप्शन चुनना है कि ये जो डाटा है किसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो आंसर कर देंगे इसका यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। यदि मामले को कार्यकारी निर्देशक के पास भेजा जाता है, इस डाटे को कहाँ भेजा जाएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रकाश गोखले का जन्म 4 अगस्त 1977 को हुआ था। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% अंक और ग्रेजुएशन में 58% अंक प्राप्त किए हैं। वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले 10 वर्षों से एक बैंक के अग्रिम विभाग, ठीक है, कहाँ पे, अग्रिम विभाग में काम कर रहे हैं। उसने ग्रुप डिस्कशन में 45% अंक और इंटरव्यू में 50% अंक हासिल किए हैं। तो ये डाटा कहाँ भेजा जाना चाहिए, तो हमें ऑप्शन चुनने के लिए कह रहा है। तो ये डाटा आपको जनरल मैनेजर एडवांस को भेजा जाना चाहिए कि उसने एडवांस डिपार्टमेंट में ही काम किया है, ठीक है। ए जो हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी रीजनिंग थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है, तो इसको देख लेना सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नीचे दिए गए चित्र को एक कागज़ पर विचार कीजिए, यानी कि क्वेश्चन मत पढ़िए, ये जो हमें कागज़ दे रखा है इसको अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमें इनमें से कौन सा जो है क्या कहते हैं इमेज मिलेगी। तो आंसर लगा देंगे डी मिलेगा। ये वाला जो आपका ट्राइंगल है, अगर इसको आप ऐसे करके मोड़ेंगे तो ये वाला पूरा शेप इधर आ जाएगा। तो इसको अगर पलटेंगे तो यहाँ पर जो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी आपसे यही कह रहा है, ये वाला जो आपका कागज़ है यहाँ पे, अगर इसको हम ऐसे करके मोड़ेंगे इधर साइड से तो हमें कौन सा इमेज यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पे इमेज बन रहा है एक ये वाला, अगर इस वाले को भी हम यहाँ मोड़ देंगे तो आपका इमेज कैसा बनेगा, इस तरह से कुछ बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से कुछ बन जाएगा। ऐसा कहीं आपको नज़र आ रहा है, ऐसा आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे, ये वाला जो इमेज आपका ऐसे करके बन रहा है ना, ऐसे करके बन रहा है, और ये वाला अगर हम ऐसे मोड़ेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर का जनक कौन है। तो कंप्यूटर का जनक आपको लगा देना चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सही परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर की सही परिभाषा आपको बतानी है। कंप्यूटर एक मशीन या फिर उपकरण है जिसमें अंकगणितीय या फिर तर्क ऑपरेशन अनुक्रम को स्वचालित रूप से करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर केवल द्विआधारी भाषा समझता है जो कि 0S और 1S के रूप में लिखी जाती है। कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनर्प्राप्त और संसाधित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। ये जो हो जाएंगे ऊपर जो लिखे हुए हैं सारे आंसर आपके राइट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मैंने मेरी वीडियो में भी कराया था, और लास्ट जो 2 क्वेश्चन पेपर है ना उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार है। आंसर कर देंगे इनपुट यूनिट, ठीक है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच उच्च गति मेमोरी को क्या कहा जाता है। आंसर कर देंगे यहाँ पे इसका कैश मेमोरी कहा जाता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी ना काफ़ी बार, मतलब कि दोनों क्वेश्चन पेपर में आपका ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक कंप्यूटर में मेमोरी के 2 मूल प्रकार हैं। क्या मूल प्रकार है, आंसर कर देंगे प्राथमिक और माध्यमिक, ठीक है। एक कंप्यूटर में मेमोरी के 2 मूल प्रकार होते हैं, कौन से, प्राथमिक और माध्यमिक। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग आंसर याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, MS वर्ड डैश के अंतर्गत आता है। तो MS वर्ड के अंतर्गत क्या आता है, आंसर कर देंगे यहाँ पे इसका दस्तावेज उत्पादन आता है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फॉन्ट को बोल्ड बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है, यानी कि कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज़ करेंगे। आंसर कर देंगे Ctrl+B का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉन्ट बोल्ड को बनाने के लिए। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसी मौजूदा दस्तावेज को बदलना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, संपादन कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है, ठीक है। किसी मौजूदा दस्तावेज को बदलना क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। सी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर
हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बोल्ड इटालियन नियमित को डैश के रूप में जाना जाता है। तो बोल्ड इटालियन नियमित को जो है आपका फॉन्ट शैली के रूप में जाना जाता है। सब क्या है, फॉन्ट स्टाइल हो जाएंगे। तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शीर्ष लेख और पाद लेख देखने के लिए आपको इस पर स्विच करना होगा। किस पर स्विच करना होगा, आंसर कर देंगे प्रिंट लेआउट दृश्य प्रिंट पूर्व अवलोकन मोड। ठीक है, यानी कि बी और सी दोनों सही हो जाएगा। तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसी पाठ को केंद्रीय रूप से संरेखित करने का शॉर्टकट की क्या है, आंसर कर देंगे कंट्रोल+E। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसी दस्तावेज में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, आंसर कर देंगे कंट्रोल+Z। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो इसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ना, जो शॉर्टकट की हैं, जो बाकी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, कंप्यूटर का जनक कौन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये सारे जो क्वेश्चन है ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की वीडियो रहेगी। 1 घंटे में आपको टॉप के MCQ मिल जाएंगे, इतना मेरा आपसे वादा है। तो वीडियो को ज़रूर देख लेना लास्ट तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संरेखण को सही ठहराने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है, यानी कि संरेखण को सही ठहराने के लिए अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी कीबोर्ड का हम यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं कंट्रोल+J का हम यूज़ करते हैं। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश आदेश का उपयोग करेंगे, यानी कि नया आदेश का उपयोग करेंगे, न्यू कमांड का उपयोग करेंगे। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चित्र परिदृश्य है, तो चित्र परिदृश्य आपको हो जाएंगे पृष्ठ अभिविन्यास। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एटसेट्रा आर नोन एज, इन सभी को किस रूप में जाना जाता है, आंसर कर देंगे टेक्स्ट इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, पाठ प्रभाव के रूप में जाना जाता है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्वतः सुधार मूल रूप से आपके द्वारा टाइप करते समय डैश शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, जो ऑटो करेक्टर है, जो स्वतः सुधार है, वो मूल रूप से आपके द्वारा यानी कि हमारे द्वारा टाइप करते समय, क्या टाइप करते समय गलत वर्तनी वाले शब्दों को प्रतिस्थापन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नया दस्तावेज बनाने के लिए कुंजी पटल शॉर्टकट की क्या है, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, आंसर कर देंगे कंट्रोल+N। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसी वर्ड दस्तावेज की पृष्ठभूमि क्या है, हमसे पूछ रहा है किसी वर्ड दस्तावेज की पृष्ठभूमि क्या है, तो आंसर कर देंगे किसी वर्ड दस्तावेज की पृष्ठभूमि वह रंग है जिसे अपने विकल्प मेन्यू के तथा पूर्व निर्धारित किया है। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो आंसर कर देंगे सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आपका .docs हो जाएगा। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फॉन्ट इटैलिक बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, यानी कि फॉन्ट इटैलिक बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल+I का यूज़ किया जाता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसी दस्तावेज को वर्ड में मुद्रित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, आंसर कर देंगे यहाँ पे कंट्रोल+P का उपयोग किया जाता है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्सेल स्क्रीन में विंडो के शीर्ष पर कौन सा बार स्थित रहता है, आंसर कर देंगे शीर्षक बार रहता है, यानी कि टाइटल बार रहता है। ठीक है, कहाँ पे रहता है, एक्सेल स्क्रीन में विंडोज़ के टॉप पर कौन सा बार ऊपर रहता है, आंसर कर देंगे टाइटल बार रहता है। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्सेल में कौन सा दृश्य प्रश्नों को ठीक उसी प्रकार प्रदर्शित करता है जैसे वो मुद्रित होने पर दिखाई देते हैं, यानी कि प्रिंटेड होने पर दिखाई देते हैं। आंसर कर देंगे पृष्ठ लेआउट दृश्य पेज लेआउट व्यू। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था MS एक्सेल में कॉलम को डैश के रूप में नामांकित किया जाता है, यानी कि जो MS एक्सेल में कॉलम होता है उसको किस रूप में नामांकित किया जाता है, आंसर कर देंगे ABCD के रूप में जो है क्या करते हैं उसको नामांकित किया जाता है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था MS एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है, आंसर कर देंगे फिल्टर। ठीक है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
MS एक्सेल में गो टू संवाद बॉक्स यानी कि गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? आंसर कर देंगे F5 का उपयोग किया जाता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में टैब कुंजी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, MS एक्सेल में टैब कुंजी का उद्देश्य क्या? आंसर कर देंगे सेल पॉइंटर को अगले कॉलम में ले जाता है। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था MS एक्सेल में एंटर की का उद्देश्य क्या? आंसर कर देंगे सेल पॉइंटर को अगली पंक्ति में ले जाना। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है, सभी लोग क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते चलेंगे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था MS एक्सेल में सूत्रों को निष्पादित करने का प्रतीक क्या है? निष्पादित करने का प्रतीक क्या है? ठीक है, निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करने का प्रतीक क्या? आंसर कर देंगे = हो जाएगा। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्कशीट में सिंगल एलिमेंट को एक्सेल में कैसे जाना जाता है? सेल के रूप में जाना जाता है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्सेल में कौन सा टैब स्प्रेडशीट को प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग और चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर कर देंगे रिव्यू या फिर समीक्षा। ठीक है, यानी कि दोनों एक ही है। सी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था MS एक्सेल में पंक्तियों को कैसे क्रमांकित किया जाता है? आंसर कर देंगे संख्यात्मक रूप में MS एक्सेल में पंक्तियों को क्रमांकित किया जाता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्सटेंशन फाइल एक्सेल 2000 यानी कि 2007 और ऊपर क्या है? आंसर कर देंगे XLSX। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे रखा जाता है? आंसर कर देंगे वर्णाक्रम रूप में रखा जाता है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्कशीट को सारणी का डैश भी कहा जाता है, यानी कि वर्कशीट को सारणी का क्या कहा जाता है? कोशिकाएं कहा जाता है, सेल कहा जाता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था MS एक्सेल में पत्रक जानकारी और सम्मिलन बिंदु स्थान प्रदर्शित करने के लिए किस पट्टी का उपयोग किया जाता है? आंसर कर देंगे स्थिति बार यानी कि स्टेटस बार। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था WW का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर कर देंगे वर्ल्ड वाइड वेब। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हर बार क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा रहा है, तो सभी लोग इसको याद कर लेंगे। हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वह क्षेत्र जहां URL डाला जाता है कहां डाला जाता है? एड्रेस बार में। तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस नेविगेशन बटन का उपयोग किया जाता है? आंसर कर देंगे फॉरवर्ड बटन का उपयोग किया जाता है। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको मेरी वीडियो में भी कराया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी पर भी मैंने आपको ये रिपीट कराया था कि वहाँ पे आया था, तो मैंने आपको कहा था याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सही है, तो अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसको याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा उपयोगकर्ता को अंतिम बार देखे गए URL को देखने की अनुमति देता है? आंसर कर देंगे हिस्ट्री। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा ISP भारत से नहीं है? ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो आप सभी को पता है रिलायंस जो है नेटवर्क भारत का ही है, BSNL भारत का ही, आप सभी को पता है एयरटेल भी भारत का ही है, लेकिन वोडाफोन जो है भारत का नहीं है। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ISP का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो ISP का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं? तो आंसर कर देंगे यहाँ पे कंप्यूटर उपकरण यानी कि कंप्यूटर डिवाइस और ISP। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ब्राउज़र के शीर्ष पर कौन सा बार स्थित रहता है? आंसर कर देंगे ब्राउज़र के शीर्ष पर एड्रेस बार स्थित रहता है। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर पीड़ित की हर ऑनलाइन गतिविधि पर नज़र रखता है? पृष्ठभूमि में सभी डेटा संकलित करता है और इसे तीसरे पक्ष को भेजा जाता है। तो आंसर कर देंगे स्पाईवेयर। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश किसी और की रचना या फिर विचार लेने और अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करने
का वर्णन करता है, आंसर कर देंगे साहित्यिक चोरी, सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस प्रकार का मालवेयर इसे दोहराता या फिर क्लोन नहीं करता, आंसर कर देंगे ट्रोजन। ठीक है, ट्रोजन मालवेयर जो होता है दोहराता नहीं और क्लोन नहीं करता है, तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है, तो सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम हो जाता है पासवर्ड क्रैक करना, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षित एनक्रिप्शन है, तो आंसर कर देंगे वेप हो जाएगा, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पीसीटी का पूरा नाम क्या है, तो पीसीटी का पूरा नाम हो जाएगा प्राइवेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मीडिया परिदृश्य से संबंधित नैतिक आचरण की जांच का वर्णन करता है, आंसर कर देंगे साइबर एथिक्स, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कोड रेड एक के समान है, यानी कि किसके समान है, कंप्यूटर वायरस के समान है। कोड रेड जो है आपका कंप्यूटर वायरस के समान है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नीचे सूचीबद्ध वस्तुओं में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षित प्रोटोकॉल है, तो आंसर कर देंगे SSL, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक DNS एक डोमेन नाम का अनुवाद इनमें से किससे करता है, तो आंसर कर देंगे IP से करता है, तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्णमाला K और R के बीच कौन सा अक्षर आता है, तो देखो KLMNOPQRST, ठीक है, R तक हमें गिनना है। ठीक है, R, L काट देंगे, M काट देंगे और N और O आपका फिर भी रह जाता है, तो N और O को नहीं काट पाएंगे, तो N या फिर O में से आपको कोई एक आंसर हो सकता है यहाँ पे, B या फिर C। इसे आप चेक कर लेना, इसे मेरे को समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यदि ग्रैंडफादर शब्द के प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से छठा अक्षर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने हर तरीके से करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मेरे साथ माइंड में नहीं आ पा रहा है जो भी है, लेकिन मैंने इसको अगर नेट पे सर्च किया है तो मेरे को आंसर इसका F मिला है। ठीक है, आपको इमेज नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, इसका आंसर ये है। आप इसका एक्सप्लेशन भी समझ सकते हैं अगर समझ में आ रहा है तो, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका F हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यदि एक कार घोड़े की तरह है तो एक विमान डैश की तरह होगा। विमान किसकी तरह होगा, देखो कार कहाँ चलती है, ज़मीन पे चलती है, घोड़ा कहाँ चलता है, ज़मीन पे चलता है, तो ज़मीन पे चलने वाली देखना है। तो एक विमान जो है कहाँ उड़ता है, हवा में उड़ता है, तो हवा में और क्या उड़ता है, पक्षी उड़ता है। ठीक है, नाव, कार या फिर ट्रेन नहीं, नाव आपका पानी पे चलती है, कार ज़मीन पे, और ये भी ट्रेन पटरी पे कह सकते हो, तो ज़मीन पे ही चलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पक्षी होगा। विमान की तरह क्या है, पक्षी हो जाएगा, तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यदि एक पुस्तक एक पुस्तकालय की तरह है तो एक फूल किसकी तरह होगा, तो आंसर कर देंगे यहाँ पे गुलदस्ता की तरह होगा। ठीक है, कैसे होगा, जैसे कि एक किताब है, अगर एक ही जगह काफ़ी किताब रख दी जाए तो वो लाइब्रेरी कहलाई जाएगी, अगर एक ही जगह काफ़ी फूल रख दिए जाए तो वो गुलदस्ता कहला जाएगा, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद उसका पुत्र 15 वर्ष का हो जाता है तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो, एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने लड़के से 4 गुना बड़ा है, और उसका जो लड़का है 3 साल बाद 15 साल का हो जाएगा। अगर मैं 15 में से 3 निकालूं तो वर्तमान में जो उसकी आयु कितनी निकल के आएगी, लड़के की 12 निकल के आएगी। अगर मैं 12 का 4 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि उसका जो पिता है अपने लड़के से 4 गुना बड़ा है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके पिता की उम्र निकल के आ जाएगी, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें पत्नी की आयु चाहिए। ठीक है, वर्तमान आयु कितनी होगी पत्नी की, तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कितना बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है। व्यक्ति जो अपनी पत्नी से कितना बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है, तो 3 को माइनस करूंगा तो 45 निकल के आएगा। तो पत्नी की आयु कितनी निकल के आएगी यहाँ पे, 45 वर्ष निकल के आएगी, तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्स और उसके दादा की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। 6 वर्षों के बाद यदि उनकी आयु का योग जो है 152 होता है तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखो, ये हमें योग दे रखा है उनका कि इतनी दादा की होगी और उतने उसकी एक्स की होगी, यानी कि उसके नाती वगैरह की होगी। ठीक है, जिसकी भी होगी, तो हमें योग दे रखा है। तो हमसे कह रहा है 6 वर्ष बाद उनका योग कितना है, 152 है। तो 152 में से हमें कितना माइनस करना है, 12। क्यों, क्योंकि 6 वर्ष जो है हमें 2 लोगों का योग दे रखा है ना, ये अभी 2 लोग
बराबर बराबर बढ़ेंगे, यानी कि 6 साल में एक व्यक्ति 6 साल बढ़ेगा और दूसरा व्यक्ति 6 साल बढ़ेगा, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 12 में से माइनस करूँगा कितना बचेगा, देखो 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 140 मुझे कितना मिल जाएगा, 140 मिल जाएगा। अभी 140 इनका वर्तमान योग है दोनों का। अभी इन ऑप्शनों में से मुझे उस ऑप्शन को चुनना है जो 140 के बराबर होगा, ठीक है। देखो मुझे ऑप्शन यहाँ पे पता है 45 और 95। अगर मैं 45 और 95 को प्लस करूँगा तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 का 0 कैरी बचेगा 1, 1 और 9 10 और 1 4 14, यानी कि 14 आ जाएगा 140। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे सी हो जाएगा। सारा मैंने सॉल्व कर रखा था इसलिए मैंने आपको जल्दी से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, एकदम गजब का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते ही ना आपके 5 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, इसको सॉल्व कर लिए ना 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपके। इसमें थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या मसला है यहाँ पे, एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं जिनके नाम PQRSTMN हैं। उनकी आयु अलग अलग है, वह सभी क्रम में एक दूसरे से संबंधित जानकारी इस प्रकार दी गई है। TQ से बड़ा है, PQ से बड़ा है लेकिन T से छोटा है। N और S विवाहित जोड़ा है। परिवार में तीसरा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 38 साल का है। Q P की बहन है, R P का पिता है ना। तो ये सारा जो है मैंने पढ़ लिया है, मैंने सॉल्व कर लिया। देखो इनका जो फैमिली मेम्बर बनेगा ना ऐसे बनेगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। N और S एक विवाहित जोड़ा है। S की उम्र जो है 69 साल है। इनके जो है ना 2 बच्चे हैं, M और R, ठीक है। R जो है छोटा लड़का है, M जो है बड़ा लड़का है। M की पत्नी हो जाएगी T कौन है, पत्नी हो जाएगी। और R के 2 लड़के हैं, ये इसकी बहन हो जाएगी, ये इसका भाई हो जाएगा। तो बहन क्या है, छोटी है, भाई जो है बड़ा है, ठीक है। भाई क्या है, बड़ा है, बहन जो है छोटी है। तो 35 वर्ष, देखो ये यहाँ पे 1 2 3, तीसरा व्यक्ति जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा इसका, यानी कि ये R हो जाएगा। तो 35 वर्ष इसकी आयु है। तो इसी हिसाब से भी मैं क्वेश्चन करूँगा। ये वाला जो मैंने डायग्राम बना रखा है इसको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, फिर आपसे क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर आपको सारे आंसर बताता चलूँगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यदि S और Q की कुल आयु कितनी है, 75 वर्ष है, तो Q की आयु क्या होगी। तो हमें पता है S की आयु कितनी है, 69 वर्ष है, ठीक है। कितनी है, 69 वर्ष है। तो 75 में से 69 को माइनस करेंगे तो 6 निकल के आएगा, तो 6 वर्ष हो जाएगा, यानी कि सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जो डायग्राम बनाया आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एस पी से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको नज़र आ रहा होगा एस जो है एक विवाहित जोड़ा है, यानी कि दादी है, और पी जो है आर का लड़का है, और आर जो है आपका एस का लड़का है। तो ये कौन संबंधित हो जाएंगी, दादी संबंधित हो जाएंगी। जो एस है वो पी से किस प्रकार संबंधित हो, तो एस ना पी की दादी है। पी क्या है, लड़का है, किसका, क्यू का भाई है, आर का लड़का है। तो एस जो है दादी हो जाएंगी किसकी, पी की। तो यहाँ पे डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति 35 वर्ष का है। तो जो आर हो जाएगा ना वो 35 वर्ष का है, क्योंकि सबसे छोटी बहन है और उससे बड़ा उसका भाई है, फिर उससे बड़ा उसका पिता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तीसरे नंबर का 35 वर्ष का हमें बताया था, तो तीसरे नंबर का आर है। तो आर जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कितने व्यक्ति पी से बड़े हैं। तो पी से छोटा बस एक है, उसकी बहन क्यू, बाकी सब जो है पी से बड़े हैं। तो फैमिली में 7 मेंबर हैं, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की संभावित आयु कितनी होगी। तो देखो परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की संभावित आयु जो ना यहाँ पे ए और बी दोनों हो सकती है, क्योंकि 69 वर्ष की उसकी पत्नी है, यानी कि दादी। तो 68 वर्ष वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि वो दादी से बड़ा ही है, छोटा ही नहीं है। और 74 और 80 69 से दोनों बड़े हैं, तो ये दोनों ही उसकी संभावित आयु हो जाएंगी। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। ये हुआ नहीं है मेरे से वैसे भी, लेकिन इसका जो मैंने नेट से आंसर निकाला तो इसका ए आंसर निकल के आया था, और मैंने ए में थोड़ा लॉजिक लगाया तो मुझे यहाँ पर मिला था। जैसे कि आपका यहाँ लिख रहा है, देखो SYMBOL सिंबल लिख रहा है, और यहाँ पे लिख रहा है NZTMPC। तो यहाँ पे देखो Y के बाद Z आ रहा है ना, O के बाद P आ रहा है। यही दोनों लॉजिक मुझे मिले हैं यहाँ पे, इसके बाद जस्ट इसके बाद आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाया, नंबर में
UMBER। नंबर में मैंने क्या लॉजिक लगाया, U के बाद V आ रहा है और E के बाद यहाँ पे F आ रहा है, तो यही लॉजिक मुझे लगा था और यही मेरा नेट से भी आया था, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे A हो जाएगा वैसे, और लॉजिक मेरे को बस इतना ही नज़र आया, बाकी मैंने बहुत कोशिश की, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इसका राइट आंसर वैसे A हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी लॉजिक आपको मिल रहा है तो आप आंसर लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को इस लैंग्वेज में यानी कि इस अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है, तो इस अल्फ़ाबेट्स को इन चारों में से किस अल्फ़ाबेट में लिखा जाएगा। तो देखो अल्फ़ाबेट पे आप ध्यान देखें, जो आपका लिख रहा है COMTUER, ये आपका लिख रहा है। अब इसको कैसे लिखा गया, इनको ना दो अल्फ़ाबेट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, कैसे, दो अल्फ़ाबेट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। अभी क्या करना है, ये वाला जो ई आ रहा है इसको ऐसे RE लिख देना है आपको। अभी ये वाला इसको ना सेम एज इट इज़ लिख देना है आपको यहाँ पे। अब इसको उल्टा कर लेना है, MP को PM कर देना है। अब इसको उल्टा कर लेना है, CO को OC कर लेना है। अभी आपका ये वाला RETUPMOC आपका यहाँ बन जाएगा RETUPMOC। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे बना जा रहा है। तो कैसे बन रहा है, इसको उल्टा करना है, इसको एज इट इज़ रखना है, इसको उल्टा करना है, इसको उल्टा रखना है। तो 3 को उल्टा करना है, बाकी एक को एज इट इज़ रखना है, वो भी सेकंड लास्ट को। ठीक है, जो लास्ट का पेयर है उसको हमें एज इट इज़ रखना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ समझिएगा, मैं थोड़ा छोटा लिखूँगा ताकि आपको दिख जाए। DECIPHER, यही आपका। इसको हमें क्या करना है, 2 ये वाले ले लेंगे, RE, इसको एज इट इज़ रखना है, PH, इसको उल्टा कर लेंगे, IC, इसको उल्टा कर लेंगे, ED। तो आपको ये नज़र आ रहा है, REP, तीसरे में देखो REPHI है ना, PHICED, आपको नज़र आ रहा है, देखो मैच कर लो अच्छे से। तो C जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वेन आरेख, एक सेकेंड, वैन आरेख प्रश्न चित्र दिखाइए जो हरियाणा, भारत और एशिया के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। तो देखो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, किसका, एशिया का। अब एशिया के अंदर ही यहाँ पे क्या है, भारत है। अब भारत के अंदर ही यहाँ पे क्या है, हरियाणा है। तो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये वाला सर्कल नज़र आ रहा है, तो C जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बाकी ऊपर वाले नहीं होंगे क्योंकि एशिया है। अब एशिया ये वाला मान लेते छोटा सा भाग जो है भारत का है, तो ये बाकी जो भाग है वो भारत मतलब कि एशिया से बाहर थोड़ी ना है। जितना भी भारत है वो सारा एशिया के अंदर ही तो आता है। तो एशिया आएगा, फिर भारत आएगा, भारत के अंदर आपका हरियाणा आ जाएगा। तो C जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गांव, जिला और राज्य को दर्शाता है। तो सबसे पहले एक राज्य बना लेंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश, फिर एक आप जिला बना लेंगे जैसे कि गोरखपुर, फिर उसमें एक गांव बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपका यहाँ पे D जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है 6 मित्र हैं ABCDEF, केंद्र की ओर वृत्त में बैठे हैं, ED की बाईं ओर बैठा है। ठीक है, यानी कि अभी एक वृत्त मान लेते हैं, यानी कि लाइन पे मैं इसको बिठा दे रहा हूँ, बाद में इसको मोड़ दूंगा। तो E कहाँ बैठा है, D के बाईं ओर मान लेते हैं। D कहाँ बैठा है, D यहाँ बैठा है, और E इसके बाईं ओर बैठा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बैठा है। ये लेफ्ट होता है हम सबका और ये राइट होता है, तो यही इन सबका है जो हमारा है, मान लेते हैं। ठीक है, C की सीट जो है A और B के बीच में। C कहाँ बैठा है, देखो C बैठा है कहाँ पे, A और B के बीच में बैठा है। अभी इतना मान लेते हैं, कहाँ बैठा है, A और B के बीच में बैठा है, इतना पता है हमें। F जो बैठा है E और A के बीच में बैठा है, कहाँ बैठा है, F, E और A, E ये रहा और A यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में कौन है, F है। अभी हमको पता है A और B के बीच में C बैठा है, तो A ये हैगा, तो यहाँ C आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा B। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दोस्त हो गए, कहाँ बैठे हैं, एक सर्कल में बैठे हैं। अभी इस सर्कल को आप ऐसे करके मोड़ सकते हैं, बिठा दूँ जरा इनको, देखो यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, एक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, BCA। A और B के बीच में कौन बैठा था, C बैठा था, आपको पता है। A और E के बीच में कौन बैठा था, A और B के बीच में आपका F बैठा था, और D के बाईं ओर मतलब D जो है E के बाईं ओर बैठा था। इस तरह से सब बैठे हैं केंद्र की ओर। अभी हमसे पूछ रहा है कि C के ठीक दाएं कौन बैठा है, C के ठीक दाएं कौन बैठा है, राइट हैंड साइड पे कौन बैठा है, आपको दिख रहा होगा A बैठा है। ठीक है, कौन बैठा है, A बैठा है, तो A जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, PQRST एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, RP के दाईं ओर बैठा है। मान लेते हैं एक वृत्त है, यहाँ पे आपका R बैठा है और यहाँ पे आपका P बैठा है। P क्यों बैठा है, P के दाईं ओर R बैठा है। और आगे देखिएगा S के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो R है
एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि एक ये होगा, एक यहाँ पे हो गया, तो एस बैठा है यहाँ पे और एस का एक स्थान दूसरे स्थान, एस के दूसरे स्थान पे आर बैठा है। अब ये कह रहा है कि टी पी और एस के बीच में नहीं है, पी और एस के बीच में नहीं है, यानी कि यहाँ पर नहीं है, तो कहाँ पे होगा, टी यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन, आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन होगा, एक और ये दो, अब नहीं है कि एक और ये दूसरा स्थान, तो आर के दूसरे स्थान पर कौन होगा, क्यू होगा, तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, मेज बना लेते हैं, एक ये मेज हो जाती है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 सीट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सीट हमने बना ली है। ए ई और एफ के बीच में बैठा है। ठीक है, ए कहाँ बैठा है, ए और ई के बीच, ई और एफ के बीच में बैठा है। अभी आगे पढ़ते हैं, ई डी के विपरीत है, मान लेते हैं ई यहाँ पे है, डी यहाँ पे, इन दोनों के विपरीत आमने सामने हो जाएंगे। सी जो है ई के पड़ोसी स्थानों में से नहीं, यानी कि यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर है या फिर यहाँ भी मान सकते हैं। सी जो है डी के पास आ जाएगा। अभी ये कह रहा है ए जो है ई और एफ के बीच में है, तो ए कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा, क्योंकि ए और एफ के बीच में ही तो होगा ना, ए ई और एफ के बीच में ही होगा ना ए। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ सब बैठ चुके हैं अपनी जगह पे। अभी क्वेश्चन आपसे कह रहा है बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत क्या होगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो एफ आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन में, एफ आपको नज़र आ रहा है सी ऑप्शन में, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में खड़े हैं। अभी हमने बिठा रखे थे, अभी हम खड़ा कर लेंगे। बी जो है डी और सी के बीच में खड़ा है, ए जो है ई और सी के बीच में खड़ा है, एफ डी के दाईं ओर है। ठीक है, हमें क्या पता चला है, एफ जो है डी के दाईं ओर है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 सीट बना लेंगे इनको बैठाने के लिए या फिर खड़ा करने के लिए। ठीक है, इन पर खड़ा कर देंगे। अभी आपसे क्वेश्चन कह रहा है बी जो है कहाँ पर है, डी और सी के बीच में। यहाँ पे हमने बी बना लिया, यहाँ पे हम डी बनाएंगे, यहाँ पे हम सी बनाएंगे। डी यहाँ पे क्यों बनाएंगे, क्योंकि डी के राइट हैंड साइड पे एफ है। अगर हम डी को इधर बनाएंगे तो डी का लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा इधर, लेकिन हमें एफ को कहाँ बिठाना है, राइट हैंड साइड बिठाना है, तो एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपसे क्वेश्चन करा है ए जो है आपका ई और सी के बीच में है, सी हमारा ये रहा, ई हमारा ये रहा, इन दोनों के बीच में आपका ए आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा सब जो है अपनी जगह बैठ चुका है। अभी करा है ए और एफ के बीच में कौन होगा, तो ए और एफ के बीच में आपका ई हो जाएगा। तो ई आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाने कि डी ऑप्शन में आपको ई नज़र आ रहा है, तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ एक केंद्र की ओर वृत्ताकार सीमा में खड़े हैं। बी जो है एफ और सी के बीच में बैठा है, ए जो है ई और डी के बीच में है, एफ डी के बाईं ओर है, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको सॉल्व कराया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, 6 इनकी सीट बना लेंगे। ठीक है, 6 इनकी सीट बना लेंगे। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ जो है डी के दाईं ओर बैठा है। अभी डी को ढूंढो, ए जो है ई और डी के बीच में है, ए हो कहाँ बैठा है, ई और डी के बीच में। यहाँ पे हम डी बना लेंगे, यहाँ पे हम ई बना लेंगे। ठीक है, ए को हमने कहाँ बिठा दिया, ए और डी के, मतलब डी और ई के बीच में हमने ए को बिठा दिया है। अभी कह रहा है बी जो बैठा है आपका एफ और सी के बीच में बैठा है। ठीक है, एफ और अच्छा हाँ, एक बात और, यहाँ पे एफ कहाँ है, डी के राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे हमको एफ को बिठा देना है। डी के राइट हैंड साइड पे आपको कौन बिठा देना है, एफ को बिठा देना है। अभी आपको देखना है बी को हमें कहाँ बिठाना है, एफ और सी के बीच में। एफ आपका ये रहा, सी आपका यहाँ बिठा देंगे, इन दोनों के बीच में आपको बी को बिठा देना। ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। अभी आपसे क्वेश्चन कह रहा है ए एफ के बीच में कौन होगा, तो ए और एफ के बीच में कौन होगा, आपका डी बैठा हुआ है, तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लेना। देखो, आपके यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो लुप्त संख्या में ज्ञात करनी है। देखो, सबसे पहले ये जो सॉल्व हो रहा है ना, इस पर हल्का सा आपको दिख रहा होगा, इसी पर आप क्या करते हैं, नज़र डाल लीजिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जो आपका 7 है, 7 कैसे आया है, 7 दूनी कितना करेंगे, 14 करेंगे। ठीक है, 7 दूनी 14 करेंगे, प्लस इसमें कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे निकल के 16 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा,
16 आ जाएगा। अब 16 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अगर 32 में हम 2 प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अगर मैं 34 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, देखो 34 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ जाएगा। 68 में 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो सी आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। आगे आप इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसी में यही आंसर आपका यहाँ पे इक्वेशन निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। लेकिन तो देखो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करवा दिया। तो इसी तरह से आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। क्या करना है, ये जो आपको यहाँ 3 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 9 निकल के आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे निकल के 16 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। इसी तरह से देखो यहाँ पे देखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 25 और 144 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है। तो यहाँ पे 13 आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हुआ है। इसी तरह से हमको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमको ये वाला संख्या तो दे रखा है, लेकिन हमको ये निकालना है। अभी हम क्या कर रहे थे, इसको स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके हम क्या कर रहे थे, जोड़ दे रहे थे। तो फिर जो नंबर हमको निकल के आ रहा था, हम उसका देख रहे थे कि वो किसका स्क्वायर है। तो 17 का स्क्वायर अगर हम करें, अगर हम यहाँ पे ये वाला जो नंबर 17 है, इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करके माइनस कर दें, तो यहाँ पे जो नंबर निकल के आएगा, क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो हम 17 का स्क्वायर करें तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, आंसर कर देंगे यहाँ पे 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर आता है। 15 का स्क्वायर करें तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 225 हो जाएगा। अगर इनको माइनस करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश की है, बाकी सारा कुछ सही ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है, देखो यहाँ पर नजर आ रही है। इसी संख्या को हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से। इसका मगर मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है, 14 मिल गया। अगर इसका मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा, 7 3 63, ठीक है। 63 हमें मिल चुका है। अगर इसी तरह से अगर हम 9 का मल्टीप्लाई 15 से करें तो हमें यहाँ का संख्या मिल जाएगा। तो 9 का पहाड़ा अगर 15 बार पढ़ेंगे तो आपको 135 मिल जाएगा। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट, अच्छा इसी तरह से देखो यहीं पे अगर आप देखना चाहें तो 15 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको 30 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा किस तरह से हुआ है। तो यहाँ से मुझे बहुत हेल्प हुआ है इस क्वेश्चन पेपर से, ज़्यादा मेरे को सोचना नहीं पड़ा, बस हाँ इसी को देखा और आंसर मिल चुका है। तो ऐसा होना अगर आपके पास पेपर तो ऐसे ही भेज दिया करो, मैं थोड़ा उसी पे रिसर्च कर लूँगा अलग से ना सोच करके। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या फॉर्मूला चल रहा है, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, निकल के 1 ही आएगा। अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 3 का क्यूब करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। 27 में से 1 माइनस करेंगे आपको 26 मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 4 का क्यूब करेंगे तो आपको 64 मिलेगा, और 64 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको 63 मिलेगा। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला अक्षर हमको ज्ञात करना है। देखो बहुत सिंपल है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको इसमें ना कोड वर्ड याद होने चाहिए, जो अल्फ़ाबेट के कोड होते हैं ना वो आपको याद होने चाहिए। उसकी एक ट्रिक होती है मतलब याद करने की, वो मैं आपको शॉर्ट वगैरह वीडियो में बता दूंगा। अभी देखो एफ़ का जो होता है ना आपका 6 होता है, और आई का जो होता है आपका 9 होता है। इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 15। 15 पे आपका ओ आता है। इसी तरह से आपको करना है। ए जो होता है आपका फर्स्ट पे होता है, जे जो होता है आपका 10 पे होता है, प्लस करेंगे 11 आ जाएगा। 11 पे आपका के होता है। ई जो होता है आपका 5 पे होता है। एम जो होता है आपका यहाँ 13 पे होता है। 13 और 5 को प्लस करेंगे 18 हो जाएगा। 18 पे आपका आर होता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग मुझे इसी वजह से बहुत अच्छी लगती है कि ट्रिक के ज़रिए ना बहुत जल्दी भी हो जाती है, कभी कभार सर भी दर्द कर देती है, तो सर दर्द का भी एक अलग ही मज़ा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सभी खिड़कियाँ दरवाजे हैं, कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है। देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे किसका, दरवाजे का, ठीक है। क्या कह रहा है, सभी खिड़कियाँ दरवाजे हैं, ठीक है। सभी खिड़कियाँ, जितने भी खिड़कियाँ सब क्या हैं, दरवाजे हैं, दरवाजे, ठीक है, यानी कि डोर मान लेते हैं, ठीक है। और सभी खिड़कियाँ हो जाएंगी, यहाँ पे एक खिड़कियाँ हो जाएंगी, ठीक है। अभी एक कह रहा है कि कोई दरवाज़ा
दीवार नहीं है, तो दीवार का सर्कल एक यहाँ पे बना लेंगे क्योंकि कोई भी दरवाज़ा दीवार नहीं है। इस तरह से सर्कल बन जाएगा। अभी पहला जो निष्कर्ष आपसे कह रहा है कुछ खिड़कियाँ दीवार हैं, जो कुछ खिड़कियाँ हैं यानी कि खिड़की ये वाली, कुछ खिड़कियाँ दीवार हैं, दीवार का सर्कल तो अलग बनना है, तो ये गलत हो जाएगा कि एक भी खिड़की जो है दीवार नहीं है। और ये कह रहा है कोई दीवार एक दरवाज़ा नहीं है, जो दीवार है ये वाली कोई भी दीवार दरवाज़ा नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। पता है कैसे? ये बता रहा है कि हमें कोई भी जो दीवार है ना, ये दीवार ये वाली है, तो ये कोई भी दीवार है वो दरवाज़ा नहीं है। वो सब क्या है? दरवाज़ा नहीं है। दरवाज़ा ये है ना, अंदर जितनी भी खिड़कियाँ सब दरवाजे हैं। दीवार जो दरवाज़ा नहीं है, दीवार का जो अलग ही सर्कल बनना है, तो यहाँ पे बीच हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सेकंड जो हो जाएगा, यानी कि केवल 2 निष्कर्ष सही है, बीज हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो कथन आपसे कह रहा है सभी कप किताबें हैं, सभी किताबें शर्ट हैं। इसका सर्कल आपको देखो इस तरह से बनाना, सर्कल बना के ये क्वेश्चन हल होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज तो करेगा ही। ये आपको दिख रहा है ना सभी कप, तो सभी के बाद जो भी आता है, कप आता है, किताबें आता है, बिल्ली आता है, बल्ला आता है, जो भी आता है, तो सभी के बाद जो भी आएगा उसका सर्कल आप छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? छोटा सा बनाएंगे। उसके बाद ऐसे कि किताबें हैं, किताब का सर्कल बड़ा बना देंगे। सही है। अभी कह रहा है कि सभी किताबें शर्ट हैं, ये क्या है? देखो आपका ये किताब का है, यानी कि बुक का सर्किल हो जाएगा, ये जो है आपका कप का सर्किल हो जाएगा। अभी कह रहा है सभी किताबें शर्ट हैं, ये किताबें हैं। अभी सभी के बराबर में हमको किताबें लगा देनी है। अभी किताबों से ऊपर एक सर्कल और बनाना है शर्ट का। किसका? शर्ट का। ये किसका सर्कल है? शर्ट का। अभी देखो निष्कर्ष आपसे कह रहा है कुछ कप शर्ट नहीं है, जो कप हैं वो आपके शर्ट नहीं है, क्योंकि कप इतने से हैं और शर्ट ये ऊपर है, तो ये एक सही बात हो जाएगी कि जो कप है वो शर्ट नहीं है। अभी नेक्स्ट दूसरा निष्कर्ष आपसे कह रहा है कि कुछ शर्ट कप हैं, जो कुछ शर्ट है, ये वाली जो शर्ट है वो कप भी है। हो सकता है क्योंकि जो शर्ट का सर्कल है वो ऊपर है और कप का सर्कल है नीचे है, यानी कि शर्ट के अंदर ही कप है, तो कुछ शर्ट कप हैं, तो 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको लगा देना है या तो 1 या तो 2। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि निष्कर्ष दूसरा गलत है या फिर एक गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक आकृति को पूर्ण करता है, वह छांटिए, यानी कि वो विकल्प हमें छांटना है। तो देखो क्या करना है, इसको हम यहाँ पे मिला देंगे इसी तरह से, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ए ऑप्शन में, तो चित्र ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए उत्तर चित्र में से वह सही आकृति चुनिए जो इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। देखो इसमें से आपको डी को और सी को तो काट देने, इन दोनों में से आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ना सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर नज़र आएगा इससे मिलता हुआ, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे मेरे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप बी को ही मान सकते हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से बी जो है यहाँ का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए उत्तर चित्र में से वह सही आकृति चुनिए जो इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। देखो इस चित्र में अगर आप देखेंगे ये जो सर्किल है, इसमें जो एक आधा जो डार्क पॉइंट है वो इधर की तरफ हो रहा है ना, फर्स्ट वाले जो पॉइंट में इधर की साइड हो रहा है, दूसरे वाले में इधर की साइड हो रहा है, तीसरे वाले में ऊपर की साइड हो रहा है ना, तो चौथे वाले में इधर की साइड हो सकता है ना, चौथे वाले में इधर की साइड हो सकता है ना, तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर आरेखों से श्रृंखला को पूरा करने वाले चिन्ह का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे ये 2 साइड है इसकी, यहाँ पे इसकी 3 साइड है, यहाँ पे 4 साइड है, तो यहाँ पे 4 साइड यानी कि 5 साइड हो सकती हैं, तो 4 जो हो जाएगा, चित्र 4 जो हो जाएगा मेरे हिसाब से यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा, और यही इसका राइट आंसर होगा, तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर आरेखों से श्रृंखला को पूरा करने वाले प्रश्न चिन्ह का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो हमें ये प्रश्न चिन्ह दे रखा है, हमें इसका आंसर ज्ञात करना है। देखो अगर आप तीनों फिगर को देखेंगे तो पहला फिगर यूँ करके है और एक लाइन है, दूसरा यूँ करके है और 2 लाइन है, तीसरा हमें पता नहीं है, चौथा यूँ करके इसमें 4 लाइन है। तो अभी आपको ये पता चल रहा है कि इस तरह से भी हो सकता है तीसरा, जो कि ये नीचे हो जाता है, ये इधर हो जाता है, ये इधर हो जाता है, और एक ऐसे करके हो जाता है, तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चित्र फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस उत्तर चित्र का पता लगाइए जिसमें प्रश्न चित्र छुपा है। ठीक है, प्रश्न चित्र क्या है, ये है, इस तरह से आपका बन रहा है। अब प्रश्न चित्र पता है कहाँ छुपा हुआ है, ध्यान से देखेंगे ना, देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यही तो हमारा प्रश्न चित्र है। तो आपका जो राइट आंसर पता है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चित्र डी में जो है आपका प्रश्न चित्र छुपा हुआ है। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं,
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और आपका जो एग्ज़ाम पेपर हो, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मैं कह रहा हूँ, तो आपका जो एग्ज़ाम पेपर हो मेरे नंबर पर सेंड कर देना, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा और आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, और जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड करी है ना उनको भी देख लेना। जो 2 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के ऊपर आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाएगा। तो उन तीनों वीडियो को देख लेना। 2 मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं और एक मैंने वीडियो अपलोड किया है, उन तीनों वीडियो को आप देख लेना। ये तो आपने देख ही ली है, तो आपका बस यहीं से सारा कुछ फंसने वाला है। सारी ट्रिक रीजनिंग की बस इन्हीं वीडियो से आ जाएगा, आपको अलग से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रीजनिंग पे मैंने बेसिकली ज़्यादा ध्यान दिया है आपको समझाने में। ठीक है, बाकी मैंने कंप्यूटर का फिर भी ज़्यादा वो मुश्किल नहीं होता है, उसमें बस आपको मतलब कि कीज़ याद करनी रहती हैं और पॉइंट वगैरह याद करने रहते हैं, तो वो आप याद कर लेंगे। तो बाकी मैंने रीजनिंग को आपको समझाया है सारी को, तो बस एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, फिर मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।